जो हमारे देश में जो हमारी जो सोच है, बाहर रह के एज एन आर आई हम सोचते हैं कि इनक्रेडिबल इंडिया, तो वो मुझे थोड़ा सा ऐसा लगा कि उसमें काफ़ी सुधार करने की ज़रूरत है। मैं पिछले 30 साल से जो है कुवैत में हूँ और मेरा जो ये केस है DYSP जितेंद्र आंचलिया से रिलेटेड है। हमको मुझे बुलाया स्पेशली कुवैत से, जो सुखेर थाना के जो रोशन लाल है PSI आ गए और मेरे ऊपर इन्होंने चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया। थाने में जो है जितेंद्र आंचलिया से मुझे मिलाया, मुझे बैठा के जो है बोला इन सब की भाई तेरे ऊपर 2 FIR है, और मुझे डराया धमकाया। फिर आप अंकित मेवाड़ा से, जो अंकित मेवाड़ा उसी रूम में जितेंद्र आंचलिया के साथ में दलाल अंकित मेवाड़ा मौजूद था वहाँ पे। तीसरे दिन कम से कम 10 दिन तक कंटिन्यू मुझे अम्बा माता थाना जो एक पुलिस ऑफिसर था वो मुझे कॉल कर रहा था। रमेश ये इधर से रोशन लाल जो है मुझे वो कॉल करता था जितेंद्र आंचलिया के साथ में, रमेश राठौड़ के साथ में और अंकित मेवाड़ा के साथ में। और उन्होंने बोला कि ठीक है 1.83 लाख जो है 1,83,00,000 रुपये जो है आप हमको दे दो। एक में 1 करोड़ है, 2 करोड़ है, 2 ये 141 हुआ, ठीक है। अब तेरे रहे कितने रहे? 183 में से 50 पहले दे दिए थे। अरे गिन लिया मैंने 42 दिन 42। जितेंद्र आंचलिया से जो परेशान है वो कहाँ से मेरा नंबर ले लेते और मुझे कांटेक्ट करते और उनके बारे में उनके साथ में जो हुआ उसके बारे में वो बताते हैं। मतलब आप सोच नहीं सकते, मतलब एक ये समझ लो कि राजस्थान को या उदयपुर को पूरा एक कंट्रोल कर रखा है कुछ पॉलिटिशियंस ने और कुछ पुलिस वालों ने जो बड़े अधिकारी है। नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं CBC न्यूज राजस्थान। दोस्तों, आज एक ऐसे मेहमान हमारे साथ हैं जो ये बताएंगे कि इस देश में आखिर भ्रष्टाचार की जो जड़ें हैं वो कितनी गहरे तक खोखला कर चुकी हैं सब कुछ। किस तरह से एक आम आदमी के साथ भ्रष्टाचार जो है वो किया जाता है, कैसे एक पूरा प्री प्लान्ड करके उसके साथ एक खेल खेला जाता है और उस खेल के अंदर सब कुछ तहस नहस हो जाता है। मेंटल पीस की बात करें, फाइनेंशियल बात करें, परिवार की बात करें, चाहे एक विश्वास की बात कर ले देश के प्रति, यहाँ पे सब कुछ जैसे दांव पर लग जाता है। बात कर रहे हैं राजस्थान पुलिस को लेकर के। ACB का एक केस है जो आपको बता दूं कि दिसंबर 2022 में दर्ज होता है। 13 फरवरी को कोर्ट में पेश किया जाता है आरोपी को और उसके बाद कई याचिकाएं खारिज हो जाती है। लेकिन इस सब में जो एक सफर कर रहा है वो व्यक्ति आज हमारे साथ मौजूद है, जो कि पहली बार CBC न्यूज राजस्थान के साथ अपनी पीड़ा आप सब तक पहुंचाने के लिए आज यहां पर मौजूद है। जिस केस की मैं बात कर रही हूं वो जुड़ा हुआ है DYSP जितेंद्र आंचलिया के साथ, जो अभी निलंबित हैं और जिनके खिलाफ अभी पुलिस अनुसंधान चल रहा है। ACB की कार्यवाही जारी है। काफी सारी चीजें पुलिस अनुसंधान में भी सामने आती रहेंगी और आगे भी आएंगी। लेकिन एक व्यक्ति जिसके साथ ये सब कुछ हुआ है, NRI नीरज पुरबिया आपका नाम है और वो आज हमारे साथ मौजूद है और वो खुद चल करके CBC न्यूज राजस्थान के जरिए आप तक पहुंचे हैं कि किस तरह उनके साथ क्या कुछ घटित हुआ। वो सारा कुछ, वो सारी पीड़ा, वो सारा भ्रष्टाचार का खेल, वो सारा जो उन्होंने सहन किया, वो सब कुछ आज आपके सामने वो यहाँ रखने आए हैं ताकि आप ये जान सकें कि कैसे जो है जो लोग जो रक्षक कहे जाते हैं वो कैसे भक्षक बन जाते हैं हमारे लिए। ये सब कुछ आज आप जानेंगे नीरज पुरबिया की ज़बानी। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका CBC न्यूज राजस्थान में। थैंक यू सो मच टू कॉलिंग मी हियर एंड मुझे बहुत खुशी होगी कि मैं बहुत सारी चीज़ें जो है आपको अच्छी तरह से बता सकूं। मेरे बारे में मैं बताऊंगा कि मैं पिछले 30 साल से जो है कुवैत में हूं जी, और वहाँ पर जो है बिजनेस कर रहा हूँ आज की तारीख में। और मेरा जो ये केस हुआ वो मेरे लिए एक बहुत बड़ी चीज़ होगी मेरी ज़िंदगी के लिए, कि जो हमारे देश में जो हमारी जो सोच है, बाहर रह के एज एन आर आई हम सोचते हैं कि इनक्रेडिबल इंडिया, तो वो मुझे थोड़ा सा ऐसा लगा कि उसमें काफ़ी सुधार करने की ज़रूरत है। हमारे देश को, सभी लोगों को आगे आना चाहिए इसमें, क्योंकि भ्रष्टाचार जो है वो पूरी तरह से फैला हुआ है, जुडिशरी में भी है और पुलिस डिपार्टमेंट में भी है। तो ये जब तक हमारे देश में सही नहीं होगा तब तक हमारा देश जो है फॉरेन कंट्री के मुकाबले पीछे ही है। तो ईमानदारी जब तक लोगों में नहीं आएगी तब तक हमारा देश जो है डेवलप कंट्री में नहीं आ सकता। तो मैं पिछले 30 साल से जो है कुवैत में हूँ और मेरा जो ये केस है DYSP से जितेंद्र आंचलिया से रिलेटेड है, जिसने मेरे ऊपर झूठी FIR करके
मुझसे 1,83,00,000 रुपये इन्होंने लिया है षड्यंत्र रच के। तो उसमें बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट है। बेसिकली मुझे कुवैत में मैं रह रहा हूँ, मुझे जो है मेरा भाई था जिसकी डेथ हो गई कैंसर से 2019 में, उसके बाद में ये सब प्रॉब्लम्स होना स्टार्ट हुआ। मैंने जो प्रॉपर्टी खरीदी, मेरा भाई मेरे साथ में था, छोटा था मुझसे 7 साल छोटा। जो भी पैसा जो है मैं उसको भेजता था और वो यहाँ पे बिजनेस में इन्वेस्ट करता था या प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करता था, और हम लोग उसके ऊपर पूरे ट्रस्ट थे और हमारी एक ही फैमिली थी, एक साथ में रहते थे। कभी उसके बारे में ऐसा कुछ सोचा नहीं कि वो हमारे साथ चीटिंग करेगा या इस सिचुएशन में आ जाए। तो हुआ ये है कि 2022 में उसकी जो वाइफ है उसको शायद ऐसा लगा होगा कि शी वांटेड टू गो विद द न्यू लाइफ वॉट एवर्स, ओके। तो उसने जो है हमको बुलाया, मुझे बुलाया स्पेशली कुवैत से, और मुझे बोला कि जो प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है, वो बेचना चाहती है 5 करोड़ में। तो मैंने समझाया कि प्रॉपर्टी हमने काफ़ी मेहनत से खरीदी है और बहुत सारे मतलब टाइम 93 से जो है मैं वहाँ पे काम कर रहा हूँ, जॉब किया, स्ट्रगलिंग किया, और आज की तारीख में जो है मेरी जो कंपनी है वो पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर है, जिसमें कुवैत, दुबई, कतर, सभी जगह हम लोग बिजनेस कर रहे हैं। तो जो प्रॉपर्टी हमने 2007 में खरीदी है तो वो हमारी मेहनत है और हमारे से जुड़ी हुई है। तो मैं बोला भाई ऐसा मत बेच, और ऑफिस चल रहा है, मेरी यहाँ पे भी एक कंपनी है जो सॉफ्टवेयर का काम करती है और वो ऑफिस वहाँ पे चल रहा है। तो मैंने उसको बोला कि यार मत बेच, तुझे कुछ ज़रूरत हो या किसी तरह की तेरी प्रॉब्लम हो तो हम बैठे हुए बता। तो उसने बोला भैया मैं बेच के जो है दूसरी प्रॉपर्टी खरीदनी चाहती हूँ, तो जो भी होगा वो आधा आधा होगा। तो आप जो है पैसे लेने के लिए रात को जो दलाल आएगा या जो प्रॉपर्टी जिसने खरीदी है तो वो आप आ जाना, तो उससे आप पैसों की डील करना। फाइनली बहुत समझाने के बाद में मुझे मानना पड़ा, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि शायद कुछ लोग इसके पीछे है जो कॉन्स्पायरेसी करके मेरे ऊपर गलत केस डाल सकते हैं पुलिस के अंदर। मुझे नहीं मालूम था कि कौन कौन ऑफिसर्स थे उस समय। तो इस तरह से सोचते हुए मैंने बोला ठीक है, जो तुझे अच्छा लगता है वो कर, हम तेरे साथ में। ऐसा बोल के मुझे रात को बुलाया मेरे ही ऑफिस में, और बुलाने के बाद में जो सुखेर थाना के जो रोशन लाल है, ठीक है, CSI, वो और उसके साथ में 10 लोग अलग, जब मुझे बुलाने के बाद में वहाँ पर ऑफिस में ये सब आ गए और मेरे ऊपर इन्होंने चोरी का इल्जाम लगा दिया। जबकि मेरा ही ऑफिस है, मेरा ही स्टाफ काम करता है, सब कुछ मेरा ही है, लेकिन मेरे ऊपर चोरी का केस लगाया। मेरे समझाया उनको कि हमारा फैमिली मैटर है, लेकिन माने नहीं वो, क्योंकि उनकी कॉन्स्पायरेसी में ये था कि इसके ऊपर केस लगा के थाने में लाना। थाने में जो है जितेंद्र आंचलिया से मुझे मिलाया, और जितेंद्र आंचलिया ने मुझे बताया कि आपके खिलाफ FIR है नॉन बेलेबल, एक नहीं दो। अगर आप इसमें छूट भी गए चोरी में तो दूसरे में आप फंसोगे। तो मैंने समझाया उनको, हर चीज़ बताई उनको, हर डॉक्यूमेंट बताया, हमारी जो हिस्ट्री बताई, प्रॉपर्टीज के डॉक्यूमेंट बताया, पैसे जो रेमिटेंस होता है, जो पैसा बाहर से आता है वो रेमिटेंस के थ्रू आता है। हर चीज का आपके पास सारा एविडेंस वगैरह मौजूद है, सभी एविडेंस उसको बताया कि हम एक ही फैमिली में रहते, एक ही घर में रहते। ऐसा कुछ भी नहीं है कि मेरी के भाई की प्रॉपर्टी में खा जाऊं, ठीक है। हमारे लिए बेसिकली वो हराम है किसी के पैसे खाना। तो ऐसा नहीं है, ये प्रॉपर्टी जो भी है वो हम साथ में रह रहे हैं और मेरा भाई साथ में था, ठीक है। उसके नाम से उसने खरीदी थी, क्योंकि हम लोग नहीं आ सकते थे, हम लोग वहाँ पे जॉब करते थे उस टाइम पर, तो हमको छुट्टी मिलती है 10-15 दिन की, तो वी कैन नॉट कम एंड अगेन एंड अगेन बिकॉज ही वाज डूइंग द बिजनेस। और भाई था तब तक, ऐसा कोई डिस्प्यूट कभी पैदा भी नहीं हुआ? ऐसा कुछ डिस्प्यूट नहीं हुआ। तो भाई था तब तक, भाई जो बोलता था हम लोग उस पर ट्रस्ट करते थे। उसने बोला कि पावर दे दो आप, तो हम पावर दिया उसको। उसने बोला कि ये प्रॉपर्टी बेचनी है, इस पे हमको पेट्रोल पंप लगाना, तो हमने उसमें साइन किए, सब कुछ किए जैसा बोलता, क्योंकि ओवरऑल वी आर इन द abroad but our like the target is to be stay in India. So इंडिया में हम कोई बिजनेस सेटल करें तो हमारे लिए वो अच्छा है, इन्वेस्टमेंट आपको यहाँ सारा हम आ सके कल तो यहाँ पे रह सके। तो तब तक सब सही था। फिर सुखेर थाने में मुझे बैठा के जो है बोला है सब कि भाई तेरे ऊपर 2 FIR है, और मुझे डराया धमकाया कि भाई तुम्हारा पासपोर्ट जो है वो हमको जमा करना पड़ेगा। एक NRI के लिए सबसे बड़ी धमकी। और मैं एक NRI आदमी हूँ, मेरा अगर पासपोर्ट आप ले लोगे तो फिर मैं ट्रैवल कैसे करूंगा और मैं मेरा बिजनेस कैसे करूंगा? मेरा जो रोटी खाना पीना सब कुछ जो है फॉरेन कंट्री में, और मैं यहाँ पे सिर्फ पैसे भेजता हूँ इसलिए कि मेरी फैमिली यहाँ पर है और वो सब रहते हैं, और उनको मैं पिछले 30 साल से पैसे भेज के मेरी फैमिली में ही चला रहा हूँ। तो जब थाने में बैठा के मुझे जितेंद्र आंचलिया ने मुझे डराया धमकाया, तो
मैंने उनको हर चीज़ बताई, हर चीज़ की समझाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने बोला कि आपको हमको गिरफ्तार करना पड़ेगा और 10 से 15 दिन जेल में रहना पड़ेगा आपको, उसके बाद में आप दूसरे केस में फंसोगे। दूसरे केस में अम्बा माता में आपके ऊपर दूसरी FIR डाली है जिसमें शायद आप 3 से 4 महीने रहना पड़ेगा आपको। तो अगर आप चाहो तो आपका मैं समझौता करवा देता हूँ और इसकी प्रति के नाम की जो प्रॉपर्टी है वो आप इसको दे दो। तो ऑब्वियसली कोई ऐसा बोलेगा आपको कि ज़िंदगी भर हमने जो पैसा दिया है जिस प्रॉपर्टी के लिए, आप सीधा सीधा इसको दे दो लवलीना को या उसके पति के नाम की दे दो, तो हमको तो वो सब दिन याद आएंगे, हमने कैसे पैसा कमाया। तो मैंने वही समझाया कि भाई कभी आई स्ट्रगल लॉट 2 years, I struggled in the Kuwait initially in 1993, and then after slowly I got a job and I started software developing, and then I opened the company. अच्छा, इससे पहले आपने क्या क्या काम किए थे वहाँ पे? वहाँ पे जो है basically it is a foreign country, when you go there is a language is different, everything is different, okay, so and you don't have any contacts, you don't have any godfather, कुछ भी नहीं है। So I used to work like a labor, I used to work in the restaurant, and I used to work like whatever job you get, because your family is waiting for money. Okay, when you send the money, so they will be eat, otherwise they will not eat. And it is not like whoever is going from our side to Kuwait, Dubai or Middle East countries as a labor, they are saving money for their family. They are compromising themselves, sacrificing themselves, reducing their expenses, but they are sending money to their family, because first is family. Whoever is there, like in our side, if you see that, सबका पहला ये रहता है कि परिवार के लिए बचाना है, अपना कंफर्ट। हमारे राजस्थान के जो वागड़ है, उदयपुर है, यहाँ से कम भी आप समझ लो कि 1 लाख लोग जो है कुवैत में होंगे, और मिडिल ईस्ट में बहुत सारे लोग हैं। तो बेसिकली वो जाते इसके लिए कि एक ही उनका एम एक ही रहता है कि फैमिली के लिए पैसा बचाना। और हमारे साथ अगर फैमिली या फिर हमारे देश की जो सरकार है या पुलिस है या कोई भी हमारे साथ में ऐसा करेंगे तो फिर हम कहाँ स्टैंड करते हैं। बिल्कुल सही है। तो जितेंद्र आंचलिया ने मुझसे जो है समझौता साइन करवाया जबरदस्ती। रोशनलाल ऐसा ही वहां पर मौजूद था, ठीक है, उसने खुद ने प्रिंट करके साइन करवाया कि भाई सभी प्रॉपर्टी इस झूठी FIR के अगेंस्ट में आपको इसको देनी है। तो मैंने देखा ऐसा, मैंने कहा ठीक है सर, आप जैसा बोल रहे हो वैसा कर लेता हूँ। और मुझे बोला गया कि खुद आप जैसा बता रहे हैं वैसा इन्होंने ही लिखा था, जितेंद्र आंचलिया ने ही हाथ से समझौता लिखा। और उसके अंदर क्या था? उसमें ये लिखा कि ये जो झूठी FIR हुई है 0091 सुखेर थाने में आपके खिलाफ, उसके अगेंस्ट में आप ये कंप्रोमाइज कर रहे हो कि जो भी मेरे भाई की प्रॉपर्टी है, भाई के नाम की प्रॉपर्टी है, चाहे ये मेरा ऑफिस है या कोई जमीन जायदाद है, वो सब जो है लवलीना की है, और इसमें आप फ्यूचर में कोई इंटरफेयर नहीं करोगे। अच्छा, ठीक है, ये सब मुझसे करवा लिया। और मुझे कमिटमेंट था जितेंद्र आंचलिया का कि आपके ऊपर से FIR हटा दी जाएगी, दोनों थानों में FIR हटा दी जाएगी। वो समझौता की कॉपी आपके पास है? यस, मेरे साथ में है कॉपी। तो बेसिकली ये कॉपी है जिसमें जितेंद्र आंचलिया ने मुझसे सुखेर थाना में ये साइन करवाया। देखिए, इनके पास सारी कॉपीज यहाँ पे मौजूद है, सारी समझौता जितना भी कुछ हुआ था, जितना भी कुछ चीजें हैं, उस सब की एक पूरी इनके पास फाइल है। सारे डॉक्यूमेंट्स इन्होंने हमको दिखाए हैं और उसी की बिना पर आज बैठ करके हम आप तक ये बातें पहुंचा रहे हैं। कई सारे वीडियोस इनके पास अवेलेबल हैं, कई सारे ऑडियो इनके पास अवेलेबल है, जिनके बारे में भी आगे आपको नीरज जी बताने वाले हैं। तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि कोई भी बात जो यहाँ पे की जा रही है वो सारी तथ्यों पे की जा रही है। कोई भी बात मनगढ़ंत या किसी पे आरोप लगाने के लिए नहीं की जा रही है। हर चीज यहाँ पे तथ्य यहाँ मौजूद है, डॉक्यूमेंट्स यहाँ मौजूद है, और वो पूरी फाइल इस वक्त CBC न्यूज राजस्थान के ऑफिस में नीरज जी अपने साथ लेकर के आए हैं, और हमने देखने के बाद हम यहाँ बैठकर बात कर रहे हैं। जी नीरज जी, आगे बताएं। ये समझौता साइन कराने के बाद में मुझे बोला गया कि आपकी FIR हट जाएगी। मेरी FIR आज दिन तक नहीं हटी है, अभी तक भी कोर्ट में केस चल रहा है जी। और उसी के जस्ट बाद में उन्होंने बोला कि देखो आपका जो ऑफिस है जो भुवाना में बना हुआ है, ठीक है, आपको वापस खरीदना हो तो मेरे फ्रेंड ने खरीदा है, मैं आपको वापस से परचेस करवा सकता हूँ। अच्छा, अपनी ही चीज आपने पहले दी, फिर उसको वापस से आप उसको रीपरचेज 2007 में मैंने खरीदी है। मैंने पूरा एविडेंस बताया कोर्ट को भी, जिसमें पैसे मैंने ट्रांसफर किए, अकाउंट्स टू अकाउंट रेमिटेंस की कॉपीज बताई है, ठीक है। कोर्ट ने भी माना है कि आपने पैसे दिए थे उस जमीन के अगेंस्ट में जो उस समय खरीदी थी, प्लस जो ऑफिस जो पूरा बनाया वो भी मेरी कंपनी के द्वारा ही बनाया, तो ऑफिस भी मेरा ही था वो, ठीक है। अब ये सब होने के बाद में उन्होंने जैसे ही बोला कि आपका
हम FIR हटा देंगे, लगा देंगे, अब जो है आपको वापस से ऑफिस खरीदना हो तो आप जो है मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, मेरे दोस्त रमेश राठौड़ ने इसको खरीदा है, और या फिर आप अंकित मेवाड़ा से, जो अंकित मेवाड़ा उसी रूम में जितेंद्र आंचले के साथ में दलाल अंकित मेवाड़ा मौजूद था वहाँ पे, बोला या फिर इससे कांटेक्ट कर सकते हो, क्योंकि ये पूरी प्रॉपर्टी जो है रमेश राठौड़ ने उनके मिलने वाले ने खरीद ली थी। तो बोला ठीक है, मुझे नहीं खरीदनी है, और भी खरीदनी होगी तो मैं और कहीं देख लूँगा। ओके, ऐसा करके मैं वहाँ से मुझे इन्होंने छोड़ दिया, कोई 7 से 8 घंटे मुझे जो है थाने में रखा था और छोड़ दिया। लेकिन कहानी यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई। कहानी फिर से ये था कि आपसे पैसे चाहिए हमको, और आपको पैसे देने हैं कैसे भी करके। फिर दूसरे दिन तीसरे दिन कम से कम 10 दिन तक कंटिन्यू मुझे अम्बा माता थाना से जो एक पुलिस ऑफिसर था वो मुझे कॉल कर रहा था। रमेश ये इधर से रोशन लाल जो है मुझे वो कॉल करता था, थाना में हमको बैठा देता लाके, और बार बार हमको पुश करते थे, प्रेशर डालते थे कि भाई आपको हमको जेल में बंद करना पड़ेगा, आपके ऊपर अभी भी FIR है, और अगर आप पैसे दे देते हो आपका ऑफिस आप वापस से ले लो, अभी हमने कब्जा कर लिया पूरा, क्योंकि रोशन लाल ने 18 तारीख को उस पर कब्जा कर लिया था, चाबियाँ मुझसे छीन ली थी, और उसके बाद में जो है उसने मुझे थाने में हमको लेकर आए थे। तो कब्जा पूरा उनका ही हो गया था, हमारा ऑफिस, जो मेरे एम्प्लॉइज थे वो सब चले गए थे छोड़ के। तो इस तरह से क्या है कि उन्होंने बोला कि हम वापस से दे देते, आपको खरीद लो आप, और 2 करोड़ मुझसे मांगने लगे। तो फाइनली जो है बहुत सारी बातें हुई और बहुत सारी डिस्कशन हुआ जितेंद्र आंचले के साथ में, रमेश राठौड़ के साथ में और अंकित मेवाड़ा के साथ में, और उन्होंने बोला कि ठीक है 1.83 लाख जो है 1 करोड़ 83 लाख रुपए जो है आप हमको दे दो, उसमें से कैश जो है हमको 1 करोड़ 12 लाख रुपए चाहिए। तो ऑब्वियसली एक कैश में कहाँ से लाऊँ, मैं NRI अकाउंट से मेरे पास में NRI हूँ, मेरे पास में कैश है नहीं कुछ भी। तो मैंने बोला कि कैश तो मैं नहीं कर सकता हूँ। उन्होंने बहुत सारे रास्ते बताए कि आपको गोल्ड से हम कैश दिला देंगे, हमारे पास सब कॉन्टैक्ट। तो मैंने बोला कि ठीक है, नहीं मैं तो मेरे हिसाब से कैश इकट्ठा कर लूँगा, अलग अलग अकाउंट्स में मैं ट्रांसफ़र करके आपको दे दूँगा। ऐसा करके मैंने 70 लाख जो है वो इकट्ठे किए 7 दिन में, और जितेंद्र आंचले ने कॉल किया कि मुझे आप लेकर आ जाओ 70 लाख। तो ये कॉल डिटेल्स भी आपके पास मौजूद ये कॉल डिटेल्स है सब जो है SCB में दी है जी। और कोर्ट पे भी सब गई है, सब चीजें सब जज ने भी देखी है, सब चीजें जो भी कॉल लॉग है, कॉल की स्क्रीन्स है, जो चैट हुई हमारी समझौते से रिलेटेड जितेंद्र आंचले के साथ में, वो है सब जो है एज ए एविडेंस कोर्ट में गए, वो SCB के पास में है। और इस तरह से मुझे 9 तारीख को इन्होंने कन्विंस किया कि आप 70 लाख रुपए लेकर आ जाओ। तो जब 70 लाख रुपए देने की बारी आई वापस से, तो मेरा क्वेश्चन वही था कि मेरी FIR तो वापस हटी नहीं, आपने मुझसे समझौता करवा लिया, मेरी जमीनें सब मुझसे ले लिया, वापस से आप मुझसे खरीदवा रहे हो, तो क्या गारंटी है कि मेरी FIR हट जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो जितेंद्र आंचले ने डिप्टी ऑफिस हाथीपोल के अंदर स्पेशली सबको बुला के, रोशन लाल को बुलाया, पेपर टाइपिंग करवाए, FIR हटाने के लिए, FIR लगाने के लिए, लवलीना को बुलाया, सबसे साइन करवाया कि भाई अब आपको कोई परेशान नहीं करेगा, न तो आपको पुलिस थानों से फ़ोन आएगा और न ही आपको लवलीना से कोई प्रॉब्लम होगी। और मुझे बोला गया कि आप 70 लाख लेकर आओ। तो इस चीज़ पे जो है मैंने बोला ठीक है मैं लेकर आता हूँ। लाने से पहले ही जितेंद्र आंचले ने बोला कि यहाँ पर मत लेकर आओ, आप भट्ट जी की बाड़ी जो दोषी इंटरप्राइजेज है वो इनके भाई का या फिर इनके कजिन का किसी का है, ऑफिस है, तो एक शोरूम है बेसिकली, तो वहाँ पर मुझे बुलाया। तो मैं मेरे साड़ू जी नीलेश जी मेवाड़ा है जो उनके साथ में वो 70 लाख रुपए का बैग लेकर गया और उनको दिए वहाँ पर। उन्होंने उसको काउंट करवाया, जहाँ पर अंकित मेवाड़ा भी था, रमेश राठौड़ भी था और लवलीना खुद वहाँ पर थी और सभी लोग थे वहाँ पे। पैसे काउंट किया उन्होंने खुद से हाथ से लिख के रसीद बनाई जिसमें लिखा हुआ है कि 70 लाख रुपए जो है प्राप्त किया। जितेंद्र आंचले की खुद की राइटिंग है। इसमें मैंने वीडियो बनाया, वीडियो इसलिए बनाया कि ज़रूरी था कि मैं जो 70 लाख दे रहा हूँ, अगर इन्होंने मेरा काम नहीं किया, मेरी FIR नहीं हटाई, तो मैं जब फिर से और पैसे देंगे और एक्सटॉर्शन करेंगे मुझे किसी तरह से, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि शायद मैं NRI हूँ तो मेरे पास बहुत सारा पैसा है और जितना चाहे इनसे लूट सकते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें उनके दिमाग में थी। तो और मुझे भी ऐसा था कि मैं आई शुड बी ए सेफ साइड, बिकॉज ऑलरेडी वन टाइम आई साइन द समझौता, सेकंड टाइम अगेन आई एम पेइंग माई होल मनी, लाइफ सेविंग, दिस मनी बेसिकली आई सेव्ड as a mutual fund
एज अ फिक्स डिपॉजिट फॉर माय किड्स। मेरे बच्चों के लिए जो फिक्स डिपॉजिट कर रखे थे और म्यूचुअल फंड जमा कर रहे, वो तोड़ के मैंने इनको ये पैसा दिया। ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा कल ये बोलते हैं आपने कोई पैसा ही नहीं दिया मुझे। सो वीडियो शूटेड बिकॉज ऑफ टू बी सेफ साइड। ओके, जो वीडियो आज एविडेंस है हमारे पास में, तो वो भी सब मैंने एसीबी में दिया है, जिसमें जितेंद्र आंचलिया खुद पैसे गिनवा रहा है, ये रिसीप्ट लिख रहा है और ये भी जितेंद्र आंचलिया का लिखा हुआ है, ये पूरा जितेंद्र आंचलिया। लेकिन इसके अंदर एक चीज अगर देखें तो लवलीना जी के साइन इसमें दिखाई दे रहे हैं, और जब समझौता होता है तो दोनों पक्ष होने चाहिए। आपके साइन नहीं है, तो ये रिसिप्ट कैसे आप इसका रीजन ये है कि लवलीना इज जस्ट फॉर देम, लाइक यू नो, उसके बेस पे वो पैसे ले रहे थे। ठीक है, जब मुझसे उनसे मेरी डील हुई थी 1,83,00,000 की, जिसमें से 1,12,00,000 रुपए उनको मुझे कैश देना था, तो उसमें रमेश राठौड़ था, अंकित मेवाड़ा था और जितेंद्र आंचलिया था। लवलीना से मेरा कोई बात ही नहीं हुआ। अगर मुझे लवलीना से जमीन खरीदना होता तो मैं उसके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर देता, ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर कर देता। तो मेरा कभी भी लवलीना से कोई डील ही नहीं हुआ। मुझे यही बताया कि जो जमीन है वो रमेश राठौड़ की है, जितेंद्र आंचलिया ने खरीदी है और वो डील कर रहे हैं, और मुझे मेरा ऑफिस उनसे ही खरीदना है। ठीक है, लेकिन वो क्यों लिख के देंगे? तो वो नहीं लिखना देना चाहते थे, तो जितेंद्र आंचलिया ने खुद ने ये लिख के दिया। ठीक है, और ये खुद नहीं मान लिया कि जमीन जो है वो हमारी थी और हम आपको बेच रहे थे, और जमीन के नाम पे मुझसे 1,12,00,000 रुपए इन्होंने ले लिए। ठीक है, और इसमें लवलीना का भी रोल है, क्योंकि लवलीना पूरी इन्वॉल्व है। उसने झूठा केस किया मेरे ऊपर, कॉन्स्पायरेसी की, मुझे बुलाया और उसके बाद में कुवैत से बुला के मुझे झूठा केस किया 457 के अंदर, 380 के अंदर, जो आज भी उसने उठाया नहीं, जबकि उसका प्रॉमिस था कि वो हटा देगी उसको, कि उसको और पैसे की जरूरत है, तो और तरीका ढूंढी, गलत केस करके हमको और फंसाए और हमसे और पैसे ले। तो लवलीना को इसलिए साइन करवाया कि जितेंद्र आंचलिया ने, कि उसको ऐसा लगा कि हम फंस जाएंगे, अब क्या करें, पैसे लेके चला जाऊंगा मैं वापस से। तो उसने आनंद फानंद रिसीट लिख के खुद ने साइन करवा के हमको दिया है। तो इस तरह से क्या है, इन्होंने मुझसे इतने पैसे ले लिए, 70 लाख रुपए। उसके बाद में भी 43 लाख जो है इन्होंने जितेंद्र आंचलिया के कहने पर मैंने अंकित मेवाड़ा को दिया। अंकित मेवाड़ा से पहले बात हुई, जितेंद्र आंचलिया से बात हुई, उन्होंने बोला ठीक है, मैं आज थोड़ा सा बिजी हूँ, आप इनको दे देना पैसे, मुझे मिल जाएंगे। ऐसा सोच के मैंने उनको दिया, जिसका भी पूरा वीडियो बनाया, जिसका FSL हो चुका है और SCB के पास में है। तो इस तरह से पूरा जो ये पूरा एक षड्यंत्र था, और पुलिस जो है, जितेंद्र आंचलिया ही इज वर्किंग लाइक अ बू माफिया पुलिस। ओके, उसको सभी थाने में कॉन्टैक्ट है। हमारे ऊपर बहुत प्रेशर था, हम बहुत डर रहे थे। एक समय तक तो मैंने ये सोचा कि इनको सब देखे मैं यहाँ से चला जाता हूँ। हाँ, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है कि अधिकतर ये देखा जाता है कि पुलिस, और वो भी इतने बड़े लेवल के जब अधिकारी इसके अंदर इन्वॉल्व हों कहीं ना कहीं, तो एक आम आदमी नहीं करता इतनी हिम्मत, वो कहीं ना कहीं हथियार डाल ही देता है। और शायद इसीलिए इससे पहले भी कई इस तरह के केस थे, और बावजूद इसके वो कभी सामने नहीं आ पाए। हमको ये भी कहीं से जानने को मिला है कि आपके ये केस रजिस्टर करने के बाद कुछ और पीड़ित भी ACB के सामने और पुलिस के सामने आए थे कि उनके साथ भी इस तरह की कुछ धोखाधड़ी हुई थी। आई एम रिसीविंग लाइक एवरी अल्टरनेट डे एटलीस्ट 2-3 कॉल्स, द पीपल हु आर विक्टिम फ्रॉम सच ए पुलिस ऑफिसर। जो पुलिस ऑफिसर से इस जितेंद्र आंचलिया से जो परेशान है, वो कहाँ से मेरा नंबर ले लेते और मुझे कांटेक्ट करते और उनके बारे में, उनके साथ में जो हुआ उसके बारे में वो बताते हैं। मतलब आप सोच नहीं सकते हो, बहुत जनों ने तो सुसाइड कर लिया है और बहुत जनों के साथ में एक्सटोर्शन हुआ है, और बड़े बड़े अमाउंट में एक्सटोर्शन हुआ है। और एक ग्रुप नहीं है ये, कि जो ये रमेश राठौड़ के जैसा 10 ग्रुप और भी है जो जितेंद्र आंचलिया के लिए एक्सटोर्शन करते हैं। जितेंद्र आंचलिया कभी अपने हाथ से पैसे नहीं लेता है, वो इसके थ्रू लेता है। जो दलाल है, जो इसकी माफिया टीम है, उसके थ्रू ये पैसा वसूल करते हैं और सबको परेशान कर रखा है। किसी भी प्रॉपर्टी में कोई भी डिस्प्यूट है, देन इट शुड गो टू द DYSP जितेंद्र आंचलिया। सो दिस इज वाज एक्चुअली एवरीवेयर न्यूज इज दिस दैट योर डिस्प्यूट ओके जितेंद्र आंचलिया। तो सेम मेरे साथ में भी यही हुआ। जो मुझे एक्चुअली ऐसा लगा, मेरा आने का रीज़न ही यही था इसको फाइट करने का, कि बिकॉज देयर इज नॉट वन, आई एम जस्ट मी। कम से कम भी 10 से 15 लोगों ने मुझे कांटेक्ट किया और मुझे ऐसा लगा कि नहीं, इसके खिलाफ लड़ना चाहिए, ये गलत है, क्योंकि ये हमारा देश है। हम लोग NRI हैं, लेकिन हमारे लिए हमारा देश है। अगर हमारे देश में ही हम सिक्योर नहीं हैं,
आज मैं यूएस चला जाता हूँ, मैं कुवैत में रहता हूँ, कुवैत की पुलिस मुझे कभी भी ऐसा नहीं करेंगे मेरे साथ में, मुझे कभी भी जेल में नहीं डालेंगे जब तक कि सब कुछ क्लियरली हो। अगर रियल में मैंने कोई जुर्म किया तो हम आगे से जाएंगे, लेकिन कोई हमारे ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगा के हमको जेल में नहीं डालेंगे और हमको परेशान नहीं करेंगे। लेकिन हम जब यहाँ पर आए, जब मुझे ऐसा लगा कि यार मैं एनआरआई आदमी हूँ और मुझे स्पेशल मेरे ही देश में मेरी ही पुलिस ये पीड़ा झेलनी पड़ रही है, वो मुझे टारगेट कर रही है, तो इट इज़ रियली शॉक्ड फॉर मी। एंड आफ्टर दैट यू नो द फाइट for this whatever happened with me, it was more difficult because when you go, आप जहाँ पर भी जाते हो वहाँ पे करप्शन है, ठीक है, हर जगह सामने वाले की अप्रोच है, ठीक है, आप अपनी आप सही होकर भी आप उसको प्रूव नहीं कर सकते हो, कहीं पे भी आप प्रूव नहीं कर सकते हो। इसके लिए ये सबसे बड़ी एक और चैलेंज है, बिल्कुल। ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि आप सच्चाई के लिए लड़ रहे हो तो आपको भ्रष्टाचार हर जगह आपको झेलना ही है, झेलना है। और आप साबित कैसे करें, हर चीज कैसे साबित कैसे करें, चाहे जुडिशरी हो, चाहे पुलिस में हो, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा करप्शन है। मेरा तो ये मानना है कि एज अ लाइक कॉमन पर्सन यू कांट ग्रो इन योर कंट्री बिकॉज ऑफ द करप्शन। ये आपको बहुत कहीं ना कहीं हमारे फंसाई लिए देगा। सुनने के लिए और शायद हम सबके लिए ये सुनकर भी बड़े शर्म की बात है कि हमारे देश के बारे में एनआरआई एक व्यक्ति के साथ इतना कुछ हो जाता है और उसकी अपने देश के प्रति जो धारणा है वो कहीं ना कहीं वो इतना ज्यादा हर्ट हो चुका है कि वो कहीं अंदर से उसके मन में से ये चीज निकलती कि नहीं, जितना पीड़ित मैं अपने ही देश में हूँ उतना मैं बाहर नहीं हूँ। बड़ी शर्म आनी चाहिए, भले ही इसमें पुलिस विभाग को चाहिए, अगर ये वीडियो सीएमओ तक पहुंचता है तो जरूर, क्योंकि गृह मंत्रालय सीएम साहब आपके हाथ में है, तो ये इस पर एक्शन लेना बहुत जरूरी है। क्योंकि एक इतना बड़ा लेवल पे भ्रष्टाचार होना और एक एनआरआई का ये कहना कि मैं जितना अपने देश में पीड़ित हूँ बाहर नहीं हूँ, ये शायद हम सबके लिए बहुत शर्मनाक है। सर, डर नहीं लगा इतने बड़े अधिकारियों से उलझने में, या फिर कोई चारा ही नहीं था आपके पास, मतलब ऐसा, क्योंकि फिर भी हिम्मत जुटाना पड़ी। डर जब पहले था, डर लगा जी, क्योंकि ऐसा लगा कि यार चलो ठीक है, जिससे भी निपट ले हम लोग, पैसे देने हो तो दे दें, इस झंझट में नहीं फंसे। क्योंकि व्हेन यू टॉक अबाउट आफ्टर दैट व्हाट विल बी हैपन, अगर हम किसी को फाइट करेंगे तो बेसिकली देखो मैं तो एक बिजनेस करने वाला आदमी हूँ, ठीक है, तो ऑब्वियसली मैं यही सोचूंगा कि मैं मेरा टाइम क्यों खराब करूँ, ठीक है। डर की जहाँ तक बात है तो ऑफ कोर्स यू विल बी स्केयर्ड, आप डरोगे, क्योंकि जिस हिसाब से पूरा मतलब एक ये समझ लो कि राजस्थान को या उदयपुर को पूरा एक कंट्रोल कर रखा है कुछ पॉलिटिशियंस ने और कुछ पुलिस वालों ने, जो बड़े अधिकारी है, ओके, और चाहे जो वो कर सकते हैं, क्योंकि लॉ उनके पास में, कानून उनके पास में, जो जिसको कैसे भी फंसाना वो फंसा सकते हैं। तो फिर ऐसा लगेगा कि यार यू शुड, आप जल्दी से जल्दी देश को छोड़ दो, कब तक लड़ेंगे। अब हमको अगर आप ये सोचो कि मेरे ऊपर कोई रेप का केस लगा दे एंड आई हैव नॉट डन, ओके, एंड आई कैन नॉट एक्सेप्ट एंड आई कैन नॉट थिंक अबाउट दिस, यू नो, अगर ऐसा कोई लगा दे तो मैं कैसे प्रूव करूंगा इसको? जब पुलिस जुडिशरी ही करप्ट है, वो कहाँ मैं उसको सच्चाई को कहाँ लेकर आऊंगा, और जब तक तो मैं अंदर ही रहूंगा, और व्हाट विल बी माय इमेज एंड व्हाट आई विल थिंक माई सेल्फ, मे बी आई विल एक्सेप्ट इट, दिस इज द व्हाट आई हैव डन। तो वो वाली चीज थी कि आगे मेरे ऊपर कौन से झूठे केस और लगने वाले हैं, ठीक है। फिर जब ऐसा लगा कि ये तो बहुत ही हो गया, मेरा एफआईआर अभी तक हटा नहीं और दूसरी एफआईआर की वापस से और कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, तो फिर ऐसा लगा कि अब तो फाइट करना चाहिए, अब जेल में जाना पड़े तो जाएंगे, अब लड़ेंगे तो जो भी होना जो होगा, चाहे सामने वाला डराए, धमकाए, मारे, कुछ भी करे, तो वी हैव टू गो विद दिस, यू नो। तो ये सोच के अब मुझे कोई डर नहीं लगता। हालांकि मुझे बहुत सारी धमकियां मिलती रहती है, मुझे उसके भाई ने धमकी दी, अभी भी दबाव है आपके ऊपर, अभी भी दबाव पूरा है, में सारा हो गया, हाँ, एसीबी में हो गया, उसके बाद में भी मुझे आसपास से, और इसके लिए मैंने परिवाद भी दिया, अच्छा, आसपास से मुझे कोई ना कोई मारने की धमकी मिलती रहती है। अभी भी आपके ऊपर दबाव पूरा है, पूरा है, हाँ। लेकिन ऐसा कोई डर नहीं है मुझे, मेरी तरफ से जो फॉर्मेलिटी थी कि मुझे ऑलरेडी उदयपुर पुलिस को मैंने परिवाद दिया है कि मेरे साथ में ऐसा ऐसा हो रहा है, सो प्लीज गिव मी द सिक्योरिटी। अभी तक तो मुझे कोई सिक्योरिटी मिली ही नहीं, बट इट्स ओके, एटलीस्ट दे शुड नो दैट व्हाट इज हैपनिंग विद मी, इफ एनीथिंग इज देयर दे शुड बी टेक केयर, यू नो, मे बी दे आर टेकिंग केयर। सो तो ये है कि ओवरऑल स्टोरी ऐसी है कि पुलिस जो है खुद भूमाफिया बन के कॉन्स्पायरेसी करती है और आपको किसी भी कॉमन मैन को टारगेट कर रही है, वो सबसे बड़ा गलत है, ऐसा होना नहीं चाहिए। और मेरा जो केस है वो हम पूरी ऑनेस्टली के साथ लड़ रहे हैं, पूरे जोर के साथ लड़ रहे हैं, आगे
कोर्ट के अंदर भी हर चीज़ को हमने प्रेजेंट किया, जिससे जितेंद्र आंचलिया की 3 बार बेल रिजेक्ट हुई है। उसके साथ में जो दलाल थे उनकी बेल रिजेक्ट हुई है, ठीक है। और आगे भी हम इसी तरह से कोशिश करेंगे कि जो जिन्होंने ये जो गलत काम किया उनको सज़ा मिले। अभी तक जो प्रोसीडिंग्स हुई है उनके बारे में क्या कहना है, मतलब क्या लगता है, आप कितना होपफुल हैं कि होगी कार्रवाई और मैं बिल्कुल इस तरह से निकलूंगा कि देखिए जो केस एसीबी ने बनाया है, हमने उनके साथ में जैसा भी उनको जो ज़रूरत थी उन्होंने केस बनाया, वो काफ़ी एविडेंस के बेस पे और स्ट्रॉन्ग केस है, ठीक है। अब ये तो यहाँ तक था, लेकिन मैंने जैसे बताया कि कोई चीज़ जुडिशरी में जाती है, बिकॉज आई हैव एक्सपीरियंस इन लास्ट 1 or 2 months हाउ द इंडिया की जो जुडिशरी है वो काम कर रही है, ठीक है। बहुत जगह बहुत जने मैनेज हो जाते हैं, शॉर्ट में ये बोलूँगा। तो अब मैनेज जब हो जाते हैं तो किसी को एक्स की जगह वाई लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो वो वाली चीज़ें हैं, लेकिन ओवरऑल तो सच्चाई की विजय होती है। तो जो सच है वो तो सच है। और जहाँ तक मुझे इंडिया के कानून बहुत अच्छा है, ठीक है, कानून है। और छोटे मोटे वर्डिक्ट विल बी देयर, इट विल बी ऑन द ट्रू, सभी सच्चाई को देखते हुए ही होगा। और मुझे 100% है कि हमको न्याय मिलेगा। न्यायपालिका पे भरोसा है आपको? न्यायपालिका पे पूरा भरोसा है। ऐसा नहीं है कि पुलिस पे भी हमको पूरा भरोसा है। सब ऐसे नहीं होते। जो ऑफिसर है, इसलिए मैं आज यहाँ बैठा हूँ, जो ऑनेस्ट ऑफिसर है। एसीबी के साथ में मैंने कम से कम 1-1.5 महीना काम किया। मुझे कहीं पे भी ऐसा नहीं लगा कि मैं मतलब मैं फॉरेन कंट्री में ही हूँ। द लेवल ऑफ द एसीबी पीपल, एसीबी ऑफिसर्स आर लाइक ऑनेस्टली दे आर वर्किंग। देयर इज नो, कुछ भी ऐसा नहीं है कि उनको कुछ मतलब ऑनेस्टली दे आर वर्किंग। एसीबी के जो एडिशनल एसपी है पुष्पेंद्र सिंह राठौड़, उनके नेतृत्व में ये सारी कार्रवाई हुई है। उनकी कार्यशैली और उनके इस पूरे के ऊपर कितना आपको लगता है कितना इफेक्टिव तरीके से उन्होंने इस चीज़ को हैंडल कर लिया? उन्होंने जो है पूरी टीम ने, आप सोच लो 1.5 महीने तक कंटिन्यू काम किया, ओके, डे नाइट, यू कैन से दैट, एंड ऑनेस्टली, ओके। जो रमेश जी है, रूप किशोर जी है, पुष्पेंद्र जी, आयो साहब है, इन्होंने काफ़ी मेहनत की इस पे और ऑनेस्टली इस पे काम किया। तो जिसका रिजल्ट ये है, बिकॉज दे आल्सो हैव टू गिव आंसर इफ दे डू समथिंग रॉन्ग। सो एवरी डॉक्यूमेंट, एवरी एविडेंस they have collected, okay, they put in the record, and then after they took the action, फिर उन्होंने एक्शन लिया इन सब के ऊपर। तो मेरा ये सोचना काफ़ी प्रोफेशनल वे में उन्होंने काम किया है और आगे भी वो इन्वेस्टिगेशन कर ही रहे हैं। इसको अभी तक चार्जशीट जो है वो मतलब 4 जनों के खिलाफ ही हुई है। 2 जने जो भागे हुए, लवलीना और अंकित मेवाड़ा, और 2 और नए मुलजिम बनाए इन्होंने, निखिल पोरवाल और राजेश कोठारी, जो भी जिन्होंने भी ऑफिस खाली करवाने में और एग्रीमेंट में, डमी एग्रीमेंट में साइन करना, ये सब में वो इन्वॉल्व थे। पूरी कॉन्स्पायरेसी में डील करना पैसों की, उसमें वो इन्वॉल्व थे। तो इन सबको बनाए। तो आगे भी एसीबी अच्छे से काम कर रही है और वी हैव अ ट्रस्ट ऑन द एसीबी दैट रियली दे आर ऑनेस्ट। एंड मेरा तो ये मानना है कि एसीबी अगर नहीं है तो फिर हम कहाँ जाते हैं? सही बात। हम किसको जाके बोलते हैं कि हमको हमारी ये प्रॉब्लम से सुनो? तो एसीबी इज रियली डूइंग वेरी गुड जॉब। अच्छा, अभी इस वक्त लवलीना को अगर अपन देखें तो क्या रुख क्या है अभी, इस वक्त क्या चल रहा है? देखो, लवलीना कॉन्स्पायरेसी में पूरी थी। उसने फर्जी एग्रीमेंट सब बनाया, डमी एग्रीमेंट बनाया, मुझे फंसाने के लिए मेरे ऊपर एफआईआर की है, ठीक है, झूठी एफआईआर की है। और वो जितेंद्र आंचलिया के साथ में उसने कॉन्स्पायरेसी की है, एंड इज अ पार्ट ऑफ दिस होल स्टोरी। अगर मुख्य किरदार भी कह दें तो ये दो ही कहलाएंगे। ये दोनों ही हैं जिन्होंने ये रिसीट बनाई है, ठीक है। उसी से ये है कि भाई ये दोनों का पूरा इन्वॉल्वमेंट है। अब वो आगे आके बोल दे तो अच्छा है, तो सब वो हो सकता है कि एसीबी जो है उसको सरकारी गवाह बना ले। और वो डिपेंड ऑन द एसीबी व्हाट हाउ दे सी एंड हाउ दे वर्क, यू नो, बिकॉज एवरीथिंग इज कनेक्टेड। सो लवलीना को छोड़ तो नहीं सकते हो, ठीक है, या फिर किसी और को तो नहीं छोड़ सकते। तो ये तो हाँ, तो इंक्वायरी चल रही है इसकी। वो डिपेंड ऑन द एसीबी एवरीथिंग। तो देखिए, ये थे हमारे साथ एनआरआई नीरज पुरबिया, जिनकी अगर मैं यूं कह दूं कि बहुत दर्दनाक
एक ये पूरा स्कैम या पूरी कहानी हमारे सामने आई है, बहुत अंदर से हम शॉक्ड हैं सब कुछ जान करके। हम बाहर कई बार हमको कार्रवाई नजर आती है कि एक पुलिस अधिकारी के खिलाफ जांच बैठी है, उनको निलंबित किया गया है, उनके खिलाफ अनुसंधान जारी है, लेकिन उस पूरे केस के पीछे जिसके साथ सब कुछ बीत रहा होता है वो कहीं ना कहीं हमेशा नजरअंदाज हो जाता है। और आज हमने वो पहलू आपके सामने रखने की कोशिश की है। बेहद दर्दनाक ये सफर कहेंगे जिस सफरिंग से ये गुजर रहे हैं अभी तक भी, और जो अभी तक भी इनको सब कुछ सहन करना पड़ रहा है, वाकई में बहुत सब कुछ हिला देने वाला है, सब कुछ शॉक कर देने वाला है। और किस तरह से देखिए, आप पुलिस विभाग या कुछ भ्रष्ट अधिकारी, अगर हम ये भी कह दे तो इसमें गलत नहीं होगा, कि कैसे एक पूरा षड्यंत्र रच डालते हैं और उसके तहत किस तरीके से इतना फाइनली काम किया जाता है, कितने लोगों को अपने साथ शामिल कर लिया जाता है, और कैसे षड्यंत्र पूर्वक जो है इस तरह के लोगों को जिसका कोई लेना देना नहीं है, जिनका कोई दोष नहीं होता, उनको भी इस तरह के षड्यंत्र में फंसाया जाता है। ये तो ठीक है कि नीरज पुरबिया एक जागरूक होने के नाते कहीं ना कहीं सामने सारी चीजें ले आए हैं। ऐसे कितने ही लोग होंगे जो कभी हिम्मत ही नहीं कर पाते, कभी अपनी चीजों को सामने ही नहीं ला पाते, और कहीं ना कहीं अंदर उस एक्सटॉर्शन से, उस सफरिंग से उनसे गुजरते चले जाते हैं और कई बार जान से हाथ भी धो बैठते हैं। ये बहुत ही एक मार्मिक कहानी है, विडंबना है हमारे सिस्टम की, अगर हम ये भी कह दे तो गलत नहीं है। सीबीसी न्यूज राजस्थान के साथ आज नीरज जी ने जिस तरीके से अपनी पीड़ा शेयर की है, बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। और आप लोगों के लिए खास ये बहुत सीखने और जागरूक होने का समय है कि अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ होता है, हुआ है अगर, तो आपको जरूर सामने आना चाहिए। सभी अधिकारी ऐसे नहीं होते, विभाग में सभी वैसे नहीं होते। अगर इस तरह के जितेंद्र आंचलिया जैसे जो सामने कुछ आज स्टोरी निकल कर आई है, अगर ऐसे अधिकारी हैं तो बहुत कुछ ऐसे अधिकारी भी हैं जो आज इनका साथ दे रहे हैं, जो बिल्कुल सच्चाई को सबके सामने लाने के लिए पुरजोर मेहनत कर रहे हैं। आपको यह भी मैं बता देती हूं कि एसीबी के एडीजी दिनेश एमएन उस वक्त रहे थे जब केस इनका रजिस्टर हुआ था। तो ये भी कहीं ना कहीं, क्योंकि आप जानते हैं जो दिनेश एमएन है वो अपनी सिंघम शैली के लिए जाने जाते हैं, और उन्हीं के अंडर में ये सारा कुछ जो है उस वक्त ये प्रोसीडिंग्स हुई थी। अब हालांकि वो क्राइम में आ चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अपनी छाप जरूर उन्होंने छोड़ी है, और इस केस में भी वो साफ साफ नजर आता है। अब देखना यह है कि ये कहां तक पहुंचता है और क्या नीरज पुरबिया को न्याय मिल पाता है। नमस्कार, थैंक यू।